आज इलॉन मस्क ने वोकिज्म के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ दी है जो पूरे वेस्ट के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि इस आइडियोलॉजी जिसका असली मकसद था जस्टिस और इक्वालिटी लाना, आज खुद ही वेस्ट को अंदर से खोखला कर चुकी है। Elon Musk urges parents to cancel Netflix, claiming it's harmful for kids. क्योंकि इस आइडियोलॉजी जिसका असली मकसद था जस्टिस और इक्वालिटी लाना, आज खुद ही वेस्ट को अंदर से खोखला कर चुकी है। आज वोकिज्म उन ताकतों के हाथ में चला गया है जो समाज को सुधारना नहीं बल्कि कंट्रोल करना चाहती हैं, और इसी वजह से वेस्ट का जो डाउनफॉल है वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अमेरिका और यूरोप में फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो गया है, बर्थ रेट रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है, और यूथ डिप्रेशन, कंफ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस के अंधेरे में डूब चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब यही वोक वायरस भारत में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ग्लोबल एनजीओज, यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम्स और कॉर्पोरेट फंडिंग्स के थ्रू आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपना वोकियस्ट प्रोपेगेंडा घुसाया जा रहा है। जेंडर फ्लूइडिटी के नाम पर बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि जेंडर कोई बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक फीलिंग है। बच्चों को शुरुआत से ही अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। क्वीर थियरी और जेंडर स्टडीज के नाम पर उन्हें यह बताया जा रहा है कि भाई जेंडर तो एक कॉस्ट्यूम होता है, जैसे कपड़ों को बदलते हो वैसे ही अपने जेंडर को बदलते रहो, आइडेंटिटी को बदलते रहो। नॉन बाइनरी, पैनसेक्सुअल और जेंडर फ्लूइड जैसे टर्म्स आज इंडियन क्लासरूम्स में ओपनली सिखाए जा रहे हैं। झारखंड और राजस्थान जैसे जो स्टेट्स हैं उनमें ये प्रोग्राम पायलट फेज में टेस्ट किया जा रहा है, और ऐसे करिकुलम जिसमें जेंडर फ्लूइडिटी जैसी बात लिखी हुई है अब वही इंडिया में भी ट्रायल फेज में लाई जा रही है। ये सब इसी मोटिव से किया जा रहा है ताकि इंडियन माइंड को सिर्फ रिकोलोनाइज नहीं बल्कि रीप्रोग्राम किया जा सके। और सबसे शॉक करने वाली बात यह है कि ये सब क्वाइटली हो रहा है, और इसके फाउंडर खुद इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, और ये सब उस लेवल पर हो रहा है जहां तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। वेस्ट ने जिस वोक आइडियोलॉजी के चक्कर में अपनी पूरी सिविलाइजेशनल बैकबोन को तोड़ लिया है, आज वही वोकिज्म भारत में क्यों इंपोर्ट किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत वोकिज्म से बच पाएगा। उससे पहले कि ये हमारी सोसाइटी को अंदर से तोड़ दे, क्या भारत बच पाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में व्हाई इंडिया इज कॉपीइंग द वेस्ट्स वर्स्ट वोक मिस्टेक। देखिए, ये समझने से पहले कि आज वोकिज्म को भारत में कैसे एक बीमारी की तरह फैलाया जा रहा है और कैसे ये इतना खतरनाक है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वोकिज्म वेस्ट के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर फैला कैसे था और वेस्ट को कैसे इसने बर्बाद कर दिया। देखिए, वोकिज्म की जड़ों को समझने के लिए हमें 1900s के वेस्ट में जाना होगा। उस वक्त का वेस्ट एक डीपली डिवाइडेड सोसाइटी था, जहां पर वाइट सुप्रीमेसी समाज की बैकबोन थी एक तरीके से, और रेसिज्म समाज में पूरी तरीके से डोमिनेट करता था। श्वेत लोग अश्वेत लोगों को सब ह्यूमन समझते थे। ब्लैक लोगों के लिए अलग स्कूल्स, अलग बसें, अलग नेबरहुड्स और अलग लॉज थे, और इन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से पूरी तरीके से अलग थलग रखा जाता था। इनफैक्ट उस समय ना अमेरिका के अंदर सेग्रीगेशन लॉज यानी कि जिम क्रो लॉज चला करते थे, जिसके तहत ब्लैक और व्हाइट एक ही रेस्टोरेंट, एक ही पार्क, एक ही स्कूल यूज नहीं कर सकते थे। और इसी दौरान एक शब्द बहुत पॉपुलर होने लगा था, वोक, जिसका लिटरल मीनिंग था अवेक यानी कि जागना। लेकिन आपको बता दूं कि ये नींद से जागने की बात नहीं हो रही थी, बल्कि ये सोशल स्लीप से जागने की बात थी, यानी इनजस्टिस और रेसिज्म के खिलाफ जागने की बात। जमैकन बॉर्न एक्टिविस्ट मार्कस गार्वे ने 1920s में एक स्लोगन दिया था, वेक अप ब्लैक मैन। उसका कहना था कि भाई जब तक ब्लैक कम्युनिटी खुद अपने हालात के लिए जागरूक नहीं होगी, तब तक कोई सिस्टम उनको बराबरी नहीं दिला सकता। जब तक वो खुद अपने राइट्स को नहीं समझेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनकी स्थिति को बेहतर नहीं कर सकती है। और इसी कारण से धीरे धीरे जो शब्द थे वो ब्लैक सिविल राइट्स स्ट्रगल का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके कारण गार्वे के बाद कई ब्लैक राइटर्स और थिंकर्स वोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को चेताने के लिए कि जो इनइक्वालिटी चल रही है उसे नॉर्मल मत मानो, उसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाओ। बस फिर क्या था, 1950s और 60s के दौरान वोकिज्म एक मूवमेंट बनने लगा, खास तौर पर जब मार्टिन लूथर किंग, मैल्कम एक्स और रोजा पार्क्स जैसे लोग जो थे वो रेशियल इनइक्वालिटी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। शुरुआत में जो वोक विचारधारा थी वो सिर्फ नस्लभेदी रेसिज्म तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे वोक का दायरा बढ़ने लग गया, यानी हर वो चीज इसमें मिलने लग गई जो समाज में गलत हो रही थी और उसके खिलाफ आवाज उठाई जाने लग गई।
और ऐसे में ना वोक विचारधारा का लिटरल मीनिंग बन गया मोरली कॉन्शियस रहना। आसान भाषा में कहे तो हर इंसान को यह समझना कि समाज के अंदर कुछ भी गलत हो रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे इग्नोर करना एक पाप है। बस फिर क्या था, वोक आइडियोलॉजी का मास अपील बढ़ता चला गया और यूथ इससे जुड़ता चला गया। धीरे धीरे आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस जो थे उन्होंने भी इस टर्म को अपने आर्ट के जरिए फैलाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फ्रेज है वो 1962 में नॉवलिस्ट विलियम मेलविन कैले के न्यूयॉर्क टाइम्स के एस्से में भी दिखा था, जिसकी हेडलाइन थी इफ यू आर वोक यू डिग इट। यानी अगर आप वोक हो तो आप फाड़ू हो, आपने तोड़ दिया लाइफ में कुछ। इसके अलावा ब्लूज के सिंगर लेड बेरी ने स्कॉट्सबोरो बॉयज नाम का सॉन्ग बनाया, जिसमें उन्होंने लाइन लिखी, स्टे वोक कीप योर आइज ओपन, यानी जागरूक रहिए और समाज में जो गलत हो रहा है ना उसके खिलाफ आवाज उठाइए। इसी तरीके से सोल और R&B के सिंगर ने भी मास्टर टीचर नाम का एक सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी वोक हैं। और ये तो मैंने एक दो एग्जांपल बताए आपको, ऐसे ना जाने कितने एग्जांपल्स हैं। तो भाई साहब, ऐसे में सवाल उठता है कि वोकिज्म की शुरुआत जो एक अच्छे कॉज के लिए हुई थी, जिसने वेस्ट के अंदर कई रिफॉर्म्स लाए, पर ऐसा क्या हो गया कि यही आइडियोलॉजी आगे चलकर पूरे पश्चिम को बर्बाद करने वाली थी। देखिए, शुरुआत में वोक शब्द का जन्म ही एक नैतिक चेतना के रूप में हुआ था, इनजस्टिस और रेसिज्म के खिलाफ खड़े होने की भावना के रूप में, और इसमें ना कोई शक नहीं है कि ऐसा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ये मूवमेंट पॉपुलर होने लगी, वैसे वैसे इस पर कब्जा कर लिया गया उन लोगों के द्वारा जो सोसाइटी को सुधारना शायद नहीं चाहते हो, बल्कि कंट्रोल तो करना ही चाहते थे। और यही वो मोड़ था जहां से वोकिज्म एक मोरल अवेकनिंग से हटकर एक आइडियोलॉजिकल वेपन के रूप में बदलना शुरू हो चुका था। और इसका रीजन भी था, क्योंकि देखिए, वोकिज्म की शुरुआत ही हुई थी समाज में रेसिज्म को खत्म करने के लिए। अब एक समय तो ऐसा आएगा ही ना जब रेसिज्म खत्म हो जाएगा, तो वोकिज्म को टिके रहने के लिए ना अब जरूरत थी एक दूसरे दुश्मन की। और इसके लिए वोकिज्म का पूरा जो एजेंडा था वो और ब्रॉड कर दिया गया, ताकि वोकिज्म एक कल्ट बन के उभरे और इसके थ्रू पावर को कैप्चर किया जा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिविल राइट्स एरा के बाद जब पश्चिमी देशों ने कानूनी रूप से रेशियल इक्वालिटी को स्वीकार कर लिया, तो अब लिबरल लोगों को ना नया नैरेटिव चाहिए था, ताकि इस मूवमेंट को करप्ट करके पावर में आ सके। और इसी कारण उन्होंने ना कई आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया, ताकि सोसाइटी के माइंड को कंट्रोल करना शुरू किया जा सके। और एजुकेशन से अच्छा कोई और टूल तो हो ही नहीं सकता इस गोल को अचीव करने के लिए। इसीलिए यही से वोकिज्म वेस्टर्न एजुकेशन में घुसना शुरू होती है। और इसी कारण से कई लिबरल्स ने ऐसी पता नहीं कितनी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज निकाली, जिसका वास्तविकता से भले ही दूर दूर तक कोई नाता ना हो, पर ये ना उनके एजेंडा को बिल्कुल सूट करती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिटिकल रेस थ्योरी CRT की बात कर लो। अब ये थ्योरी क्या कहती थी? ये थ्योरी कहती थी कि रेसिज्म कोई पर्सनल बिहेवियर नहीं होता है, बल्कि ये पूरा सिस्टम ही रेसिस्ट बना हुआ है। यानी अगर आप इंडिविजुअली रेसिस्ट नहीं भी हो, तो भी आप गिल्टी हो, क्योंकि आप रेसिस्ट स्ट्रक्चर के पार्ट हो। अब इस सोच ने एकेडमिक वर्ल्ड को एक बहुत डेंजरस डायरेक्शन दे दी। अब हर सब्जेक्ट को ऑपरेशन और विक्टिमहुड के लेंस से देखा जाने लगा। 1990s के बाद ये थ्योरीज यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम से निकलकर सोसाइटी के कल्चर में घुस चुकी थी। हर जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को सिखाया यही गया था कि मेरिट, एक्सीलेंस और कंपटीशन ये तो अनफेयर है, क्योंकि ये ना प्रिविलेज से आते, प्रिविलेज से। अब ना यहाँ पर दिक्कत तब होनी शुरू हुई जब इस वोक मूवमेंट को LGBTQ+ मूवमेंट ने हाईजैक कर लिया। कैसे किया, वो समझने से पहले आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इस बारे में बता देना चाहता हूं कि LGBTQ जो टर्म्स है वो क्या होते हैं। बेसिकली LGBTQ के L में लेस्बियन आता है, जिसमें लड़की को लड़की की तरफ अट्रैक्शन होती है। G का मतलब गे, जिसमें लड़के को लड़के की तरफ अट्रैक्शन होती है। B का मतलब बाइसेक्सुअल, जिसमें एक जेंडर को दोनों ही जेंडर्स के साथ अट्रैक्शन हो जाती है। और फिर T का मतलब ट्रांसजेंडर, जो किन्नर होते हैं। फिर Q आता है क्वीर, और उसका मतलब है जो व्यक्ति खुद को ना सिर्फ लड़का मानता है और ना सिर्फ लड़की मानता है। अब इस LGBTQ के फिनोमिनन को जस्टिफाई करने के लिए ना कई थियोरीज क्रिएट की गई, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर जेंडर थ्योरी। जेंडर थ्योरी ने बताया कि जेंडर कोई नेचुरल फैक्ट नहीं है, ये चेंज हो सकता है। यानी लड़का या लड़की होने का फैसला आपकी बॉडी नहीं, आपकी चॉइस करेगी। और ये सब ना बेसिकली इसलिए किया जा रहा था ताकि एकेडमिक्स के थ्रू लोगों के माइंड को चेंज किया जा सके। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में
ये आइडिया देखते ही देखते काफी पॉपुलर होने लगा। गवर्नमेंट ने खुद इस ट्रेंड को ओपनली सपोर्ट किया। इनफैक्ट हद तो तब हो गई जब कुछ स्टेट्स में टीचर्स को बिना पेरेंट्स के कंसेंट के बच्चों की जेंडर आइडेंटिटी चेंज करवाने की लीगल अनुमति दे दी गई। कनाडा और कैलिफोर्निया में तो ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर 12-12, 13-13 साल के बच्चों को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और हार्मोन थेरेपी दी गई। और पेरेंट्स ने जब विरोध किया तो पेरेंट्स को ही चाइल्ड अब्यूज के आरोपों में फंसा दिया गया। ड्रैग शोज और एलजीबीटीक्यू अवेयरनेस के इवेंट्स अब सोसाइटी के अंदर तक पहुंचने लग गए। वेस्ट में तो हालत इतनी खराब हो गई कि बीबीसी, CNN और नेटफ्लिक्स जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इसे ओपनली दिखाया गया और जो कोई भी इनके खिलाफ जाता उसे होमोफोबिक कह के कैंसिल कर दिया जाता। और ये सब कुछ ना वोकिज्म के नाम पर हो रहा था। धीरे धीरे वोक आइडियोलॉजी सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं रही, ये स्पोर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी घुस गई। ट्रांसजेंडर एथलीट्स को विमेंस कैटेगरी में कंपीट करा दिया गया जहां उन्हें क्लियर बायोलॉजिकल एडवांटेज थी। 2022 में लिया थॉमस इस नाम की ट्रांसजेंडर स्विमर ने विमेंस चैंपियनशिप जीत ली। और जब फीमेल एथलीट्स ने लिया थॉमस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया ना तो उन्हें इंटॉलरेंट और ट्रांसफोबिक कहकर चुप करा दिया गया। सेम सेक्स वॉशरूम जैसे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस आइडिया को इतना प्रमोट किया क्यों जा रहा है। और इसका रीजन था पिंक इकोनॉमी। पिंक इकोनॉमी से मतलब है LGBTQ+ समुदाय की परचेजिंग पावर, यानी LGBTQ के लोग जो भी चीजें खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं या फिर जिन सेवाओं का यूज करते हैं उनसे जुड़ी हुई पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। देखते ही देखते इकोनॉमी काफी प्रॉफिटेबल हो गई। और फिर क्या था, ब्रांड्स ने अपने आप को और ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखाना शुरू कर दिया ताकि इस इकोनॉमी को कैप्चर किया जा सके। एक साइड से ब्रांड्स इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके थे और दूसरी साइड से खुद गवर्नमेंट ने भी इस आइडियोलॉजी को फंड करना शुरू कर दिया था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स LGBTQ+ अवेयरनेस, जेंडर सैनिटाइजेशन और रेशियल ट्रेनिंग के नाम पर यूनिवर्सिटीज और NGOs को दे दिए गए। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सॉर्बोन जैसी यूनिवर्सिटीज ने डाइवर्सिटी वर्कशॉप्स और इक्वालिटी प्रोग्राम्स इनके नाम पर ना हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। पर पता है इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि अमेरिका में 70% से ज्यादा पॉपुलेशन ओपनली LGBTQ को सपोर्ट करने लगी। एक लार्ज सेक्शन सेम सेक्स रिलेशनशिप्स में बिलीव करने लगा और 10% से ये जो पॉपुलेशन थी जो सेम सेक्स में बिलीव करती थी या सेम सेक्स को अपनाती थी वो बढ़ने लगी। ये जो लोग LGBTQ बन रहे थे या फिर ये जो एक्सेप्टेंस थी ये नेचुरली नहीं आई थी, ये डेकेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड मीडिया कंट्रोलिंग का रिजल्ट था। अब देखिए, सपोर्ट करना गलत नहीं है, पर दिक्कत ये है कि बायोलॉजिकली ये रिलेशन पॉसिबल कितने हैं कितने नहीं हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फैमिली स्ट्रक्चर पर क्या पड़ता है उसको भी समझना चाहिए। वेस्ट का जो बर्थ रेट था ना वो रिकॉर्ड लो पर चला गया। जर्मनी, इटली, जापान जैसी जो कंट्रीज हैं उनमें फर्टिलिटी रेट 1.3 के नीचे था, जबकि पॉपुलेशन जो बैलेंस बनाना होता है ना उसके लिए 2.1 होना चाहिए। अमेरिका में 1950s में जहां एवरेज हाउस होल्ड साइज 3.5 का था वो अब 2.3 का रह चुका है। मैरिजेस और पेरेंटल हुड को एक बर्डन माना जाने लगा है। बर्डन। जिस वोकिज्म की शुरुआत हुई थी वेस्ट को कोलोनियल रेसिज्म के दलदल से निकालने के लिए, वही वोकिज्म धीरे धीरे पूरे वेस्ट को अपनी चपेट में खाने लगा। स्टडीज के हिसाब से यूरोप और अमेरिका में डिप्रेशन और एंजाइटी रिकॉर्ड हाई लेवल पर है। 2023 में CDC की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने बताया कि USA में 10 से 24 साल की जो एज ग्रुप है उसमें सुसाइड रेट अगर हम कंपेयर करें 2007 से तो 60% से बढ़ चुका है। 60% से। यानी एक आइडियोलॉजी जो ऑपरेशन के खिलाफ बनी थी उसने अपनी ही सिविलाइजेशन को गिल्ट और कंफ्यूजन में धकेल दिया। लेकिन दिक्कत पता है कब आई? दिक्कत तब आई जब वेस्ट ने खुद को तो बर्बाद किया लेकिन साथ साथ इसी आइडियोलॉजी को वो एक्सपोर्ट भी करने लगे। मीडिया, यूनिवर्सिटीज और NGOs के थ्रू इस आइडियोलॉजी को बहुत एक्सपोर्ट किया गया और दूसरे देशों में इस आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश किया गया। और इसका केवल एक ही रीजन था कि इस आइडियोलॉजी के दम पे उन देशों को भी कंट्रोल किया जा सके। और इसीलिए वेस्ट का जो ये वोक वायरस है ना वो अब स्ट्रैटेजिकली भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, जिस वोकिज्म ने वेस्ट की पूरी सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर को तोड़कर रख दिया, अब वही आइडियोलॉजी भारत में एक्सपोर्ट की जा रही है। जो जहर अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में बना था ना, अब वही सिलेबस, सेम लैंग्वेज और सेम एजेंडा भारत के एजुकेशन सिस्टम में उतारा जा रहा है।
फर्क बस इतना है कि यहाँ पर इसे प्रोग्रेसिवनेस का नाम दिया गया है। देखिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं। हमारे स्कूल्स बच्चों को बेसिक रीडिंग और राइटिंग तक प्रॉपरली नहीं सिखा पा रहे हैं अभी। ASER की रिपोर्ट के मुताबिक ना सिर्फ 50% 8th क्लास के स्टूडेंट्स अपने ग्रेड के लेवल पर पढ़ और लिख पाते हैं। पर इस क्राइसिस को इम्प्रूव करने की बजाय आज सोसाइटी में वोक वायरस फैलाने के लिए एजुकेशन सिस्टम में 4 नए सब्जेक्ट्स घुसा दिए गए हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन और सोशल इमोशनल लर्निंग यानी SEL। ये सब यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDGs के अंडर लाया गया है। ऑन पेपर ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये मॉडर्न लगते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स के नाम पर इनको एडवर्टाइज किया गया है, पर जब आप डिटेल्स में जाते हो तो समझ आता है कि इनका ऑब्जेक्टिव जो है कुछ और है। लिटरेसी और न्यूमरेसी जैसे फंडामेंटल गोल्स के लिए पैसा नहीं मिलता है, पर इन 4 नए सब्जेक्ट्स के अंदर ना इंटरनेशनल फंडिंग भी आ रही है। वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, वोक NGOs सबकी तरफ से। पर चलिए अब एक एक करके ना इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, ताकि आप समझ सकेंगे कि किस लेवल पर भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम में ये वोक वायरस घुसाया जा रहा है। सबसे डेंजरस कंपोनेंट है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन यानी कि CSE। आपको यहाँ बता दूंगी, ये पुराने सेक्स एजुकेशन जैसा नहीं है। पहले सेक्स एजुकेशन का मतलब होता था बच्चों को सेफ सेक्स, हाइजीन और अब्यूज से कैसे बचा जाए ये सिखाना। पर CSE का एजेंडा ही अलग है। इसमें जेंडर और सेक्सुअलिटी को एक फ्लूइड आइडेंटिटी के रूप में सिखाया जाता है। आसान भाषा में कहे तो जेंडर थ्योरी का और भी मॉडिफाइड वर्जन है। यूनेस्को के मॉडल के हिसाब से ना जेंडर कोई बायोलॉजिकल रियलिटी नहीं है, एक फीलिंग है। यानी आप एक दिन के अंदर लड़का भी हो सकते हो और उसी दिन के अंदर आपको फील हो रहा है तो आप लड़की भी हो सकते हो। क्वियर थ्योरी और जेंडर स्टडीज के नाम पर बच्चों को बताया जा रहा है कि जेंडर एक कॉस्ट्यूम है। जैसे कपड़े बदलते हो वैसे ही रात दिन जेंडर बदलो। यूनेस्को और यूनिसेफ की गाइडलाइंस के हिसाब से ना 72 जेंडर आइडेंटिटीज और प्रोनाउंस तक के चार्ट्स जो हैं वो इंडियन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में शामिल किए जा चुके हैं। टीचर्स के जो ट्रेनिंग के सेमिनार्स होते हैं ना, उनके अंदर नॉन बाइनरी, पैनसेक्सुअल और जेंडर फ्लूइड जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ओपनली सिखाए जा रहे हैं और ये थ्योरी अब भारत के स्कूल्स के अंदर टेस्ट की जा रही है। झारखंड और राजस्थान जैसे स्टेट्स में पायलट प्रोग्राम्स ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। यूनेस्को की पार्टनरशिप में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि दिल्ली में है, वहां पर इंडियन टीचर्स को सोशल इमोशनल लर्निंग और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के अंदर ट्रेन किया जा रहा है। सैकड़ों टीचर्स हर रोज SEL सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम यूनेस्को और नीति आयोग दोनों के फंडिंग से चल रहा है। ऊपर से इंडियन कॉर्पोरेट्स जैसे कि टाटा फाउंडेशन, HCL फाउंडेशन और पीरामल ग्रुप्स अपने CSR के थ्रू ग्राउंड लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। टाटा की पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया सेक्स एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। HCL फाउंडेशन टीचर्स के लिए CSE ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाता है, यानी पॉलिसी नीति आयोग से निकलती है और जो कंटेंट है वो NGO और कॉर्पोरेट्स का नेक्सस बनाता है। यानी गवर्नमेंट को खुद कुछ नहीं करना पड़ता और ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलने लगता है और इसी मॉड्यूल को ब्रेकिंग इंडिया इकोसिस्टम काम में ला रहा है। पर ये जो मैंने आपको बताया है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के मॉड्यूल्स में क्या क्या होता है वो और भी शॉकिंग है। बच्चों को सेल्फ एक्सप्लोरेशन के नाम पर मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन और सेक्सुअल प्लेजर्स के एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं। यूरोप में तो 3 साल के छोटे बच्चे को भी काउंसलर के द्वारा पूछा जाता है कि जब तुम टच करते हो तो कैसा लगता है, और यही करिकुलम झारखंड के अंदर ट्रायल बेस पर रहा है। और ये सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है, हेल्थ सिस्टम्स और लीगल फ्रेमवर्क में भी इस आइडियोलॉजी को पुश किया जा रहा है। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अपनी गाइडलाइंस में जेंडर फ्लूइडिटी को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। ऊपर से टास्क फोर्स भी बनाई है जो ट्रांसजेंडर्स की केयर को एड्रेस करती है। मतलब अब अगर कोई चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या फिर काउंसलर ये कहता है कि 11 साल के बच्चे को जेंडर डिस्फोरिया है तो उसके लिए जो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स है ना वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं लिखित में डॉक्टर के द्वारा। वेस्ट में जहां पर इन पिल्स के साइड इफेक्ट्स जैसे कि इनफर्टिलिटी, बोन लॉस, कैंसर, इन सब चीज़ों पर कंट्रोवर्सी हुई है ना, भारत में बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के ये पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली गई है। पर अगर आपको लगता है कि ये जहर सिर्फ यहीं तक फैल रहा है तो आप गलत हो। आज भारत की सोसाइटी को पूरी तरीके से करप्ट करने का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी किया जा चुका है। पीडोफिलिया यानी कि बच्चों के साथ मोलेस्टेशन को सही साबित करने के लिए वोक एजेंसीज अब माइनर अट्रैक्टेड पर्सन्स यानी कि MAP इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, इसे प्रमोट कर रहे हैं। मतलब जो एडल्ट जो हैं छोटे बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन रखते हैं उन्हें क्रिमिनल नहीं माना जाए, बस मेंटली डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाए। ये नैरेटिव जो है यूरोप में स्टार्ट हुआ था और अब भारत के अंदर भी डिस्कस हो रहा है अंडर द सेम सेक्सुअल राइट्स फ्रेमवर्क।
और इन सब चीज़ों को ना इंक्लूजन के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है। ड्रैग क्वीन स्टोरी आर्ट्स जैसे प्रोग्राम्स अब इंडियन मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, इन सब के इलीट स्कूल में शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर एक एडल्ट मैन जो होता है ना, वो हाइपर फेमिनिस्ट कॉस्ट्यूम और प्रोस्थेटिक ब्रेस्ट लगाकर आता है बच्चों के सामने, और उनके सामने आकर नर्सरी केजी के बच्चों के मन में वोक वायरस भर रहा है। इनको फंडिंग मिलती है इंटरनेशनल एनजीओ से, और भारत के कुछ जो संस्थाएं हैं उनसे अपना काम कराते हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट, ये सब एक लीगल बैकिंग के साथ आ रहा है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के नीचे एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर बना है जिसमें 2 प्रोजेक्ट फंड हुए हैं। इन दोनों को यूनिसेफ, यूएसएड और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से फंड किया है। यूएसएड के रोल पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है क्योंकि ये सेम ऑर्गेनाइजेशन वुहान लैब और लेफ्टिस्ट यूथ इन्फ्लुएंसर्स को फंड करने के लिए एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन फिर भी ना भारत के अंदर ये प्रोग्राम्स जो है वो एम्पावरमेंट के नाम पर चल रहे हैं। आज महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस के प्रोग्राम में टीचर ट्रेनिंग के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस, आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब टीचर्स को बच्चे के माइंड में गिल्ट और एंजाइटी पैदा करने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो एक्टिविज्म में घुस जाए। जैसे पश्चिमी देशों के अंदर यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक्स के थ्रू वोक वायरस फैला है ना, सेम यही पैटर्न, सेम यही मॉडल अब भारत में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सिस्टमैटिकली वोक आइडियोलॉजी भारत के एजुकेशन, हेल्थ केयर और लॉ तीनों सेक्टर्स में घुसाई जा रही है। और ये ना एक स्लो साइकोलॉजिकल कोलोनाइजेशन है, पर सवाल ये उठता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या भारत इससे बच पाएगा। देखिए, जब कोई आइडियोलॉजी किसी सोसाइटी के रूट्स में घुस जाती है तो उसके इफेक्ट्स तुरंत नहीं दिखते, क्योंकि ये वायरस एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। लेकिन जब तक रिजल्ट दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो एक कहावत है ना कि किसी कंट्री को अगर आप बर्बाद करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका कल्चर डिस्ट्रॉय कर दो। आज इस वोक वायरस का इंडिया में सबसे पहला इफेक्ट है फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन। वोकिज्म ने इंडियन फैमिलीज को ना रेग्रेसिव लेबल कर दिया है। मैरिजेस, मदरहुड, फादरहुड सबको पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन कहकर मॉक किया जा रहा है। आज सेम सेक्स मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप्स जैसी चीजों को इंडिया में पुश किया जा रहा है और धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन इस सब का रिजल्ट ये है कि आज रिलेशनशिप्स अनस्टेबल हो रहे हैं, फैमिली वैल्यूज कोलैप्स कर रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बर्थ रेट गिर रहा है, और लोनलीनेस आज भारत में एक एपिडेमिक बनकर सामने आ रही है। फिर इसका दूसरा और सबसे डेंजरस इंपैक्ट है कल्चरल गिल्ट। वोक आइडियोलॉजी हर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लमेटिक टैग कर देती है। हिंदू फेस्टिवल्स को एनवायरमेंटल हैजार्ड बता दिया जाता है, टेम्पल्स को पेट्रियार्कल बता दिया जाता है, और धर्म को ऑपरेशन के नाम से टारगेट किया जा रहा है। यूथ को अपनी ही सिविलाइजेशन पर डाउट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। आज के स्टूडेंट्स को यह सिखाया जा रहा है कि नेशनलिज्म तो फासिज्म होता है, फासिज्म, और धर्म वो तो इंटॉलरेंस सिखाता है। जब एक पूरी जनरेशन अपनी ही सिविलाइजेशन और रूट्स पर अशेम्ड हो जाए, उसको बुरा लगने लगे अपनी ही संस्कृति से, तब उसको कंट्रोल करना ना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया इस पॉइजन से बचे कैसे। तो सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन सिस्टम का डिटॉक्स। स्कूल और कॉलेजेस को फॉरेन एनजीओ ड्रिवन करिकुलम से बाहर निकलना होगा। फिर दूसरा स्टेप आता है पेरेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रूमिंग पर ध्यान कम दे रहे हैं, और ये सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा और सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है इस तरीके के वायरस का। अगर आपको नहीं पता कि आपके बच्चे ने क्या कंज्यूम किया है, तो आप अपने ही बच्चों को इस रिस्क में धकेल रहे हो। फिर तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कल्चरल कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। भारत को अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी पर प्राइड लाना होगा। अपने धर्म और कल्चर को गिल्ट के फ्रेम में नहीं दिखाना है, बल्कि उसे स्ट्रेंथ के फ्रेम में दिखाना होगा। मॉडर्न होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्निटी का मतलब अपने रूट से डिस्कनेक्ट होना नहीं होता है। अपने फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस और फैमिली सिस्टम को प्रिजर्व करना रिग्रेशन नहीं होता है, बल्कि सर्वाइवल होता है। वोकिज्म एक इंपोर्टेड डिजीज बन चुकी है, जो कि यूथ को अपनी आइडेंटिटी से कट करके उन्हें ग्लोबल कंज्यूमर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। ये ना एक तरीके का सॉफ्ट कोलोनाइजेशन है। अगर भारत को बचना है इससे, तो पहला काम होगा अपने माइंड को डीकोलोनाइज करना। और अगर हमने ये कर दिया तो इंडिया को इस प्रकार की कोई भी आइडियोलॉजिकल एपिडेमिक कभी नहीं हरा पाएगी। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं।
जिनके लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।